हेलो दोस्तों, मैं आपका सेकेंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं बता चुका हूं, कल के पूरे लेक्चर्स में मैंने पदार्थ के पूरे वर्गीकरण के बारे में समझा दिया था। आज मैं उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, भौतिक वर्गीकरण क्या होता है। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। 2 भाग और होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं, जो मैंने अभी बताया, प्लाज्मा और ये बोर आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये जल्दी जनरली कोई पूछता नहीं है, बट अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। बोर्स आइंस्टीन कांस्टेंट जो होता है वो वेरी लो टेम्परेचर पर प्लाज्मा जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। वो आप बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। और जो आप बोलते हैं बोर्स आइंस्टीन कांस्टेंट की बात करें तो बोर्स आइंस्टीन कांस्टेंट जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से इन दोनों चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं। हमारे चैप्टर में केवल 3 चीज़ों के बारे में होता है, ठोस, द्रव और गैस, और हम उसी के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो पदार्थ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ठोस क्या होता है। तो ठोस पदार्थ क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे आप कह सकते हैं मेज लोहे का छड़, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि। तो हम इसके एग्जांपल्स में मैंने क्या देखा, वह पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते होंगे मेज ठोस पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि इसका आयतन भी निश्चित होता है और इसे हम कहीं पर भी रख दें इसका आकार वैसे का वैसे बना रहता है, ये अपने आकार में परिवर्तन नहीं लाता है। इस तरीके से लोहे के छड़ को भी मैं कहीं पर रख दूं, उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। लकड़ी का टुकड़ा अगर हम कहीं पर रख देते हैं तो उसका भी आयतन और आकार निश्चित होता है। तो अगर हम बात करें द्रव की, द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। मतलब पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो द्रव के एग्जांपल्स की बात कर ले, जैसे अल्कोहल की बात कर ले, अल्कोहल ले ले, पानी ले ले, मिट्टी का तेल ले ले, तेल जिसे हम केरोसिन ऑयल भी कहा जाता है, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, ये सभी के सभी क्या हैं? द्रव है। क्योंकि इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो।
तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर मान लीजिए हम किसी द्रव को लेते हैं, कोई भी द्रव ले और मैं इसे किसी कंटेनर में डालूं, तो वो कंटेनर के आयतन को तो ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, इसका आयतन ग्रहण कर लिया। परंतु ये द्रव पता किस छोटे से कंटेनर से निकाल करके बड़े से कंटेनर में डाला गया, तो उसने अपना आकार बदल दिया। पहले उसका आयतन छोटे से कंटेनर के बराबर था, अब उसका आयतन बड़े से कंटेनर के बराबर है। मतलब आयतन निश्चित है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं है। इसी तरह हम बात करते हैं गैस की। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, दोनों ही अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें इसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हैं? उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हवा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वायु हो गया। ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है? गैस के एग्जाम्पल है। अगर हम गैस को समझना चाहें, मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया, छोटे से कंटेनर में कुछ गैसें भरी, कुछ गैस के अणु आपने बंद करके इस डब्बे को रखा। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस के अणु थे। आपने इस कंटेनर से इस गैस के अणु को एक दूसरे कंटेनर में डाला और ये भी कंटेनर बंद कर दिया। ठीक, तो हुआ क्या? इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल होगा, इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका आयतन निश्चित नहीं है। इसमें क्या था? इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल होगा, इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर हो रहा है, इसलिए इसका आयतन निश्चित था। इसमें इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये दोनों अलग अलग होंगे। मतलब ये गैस के अणुओं को अगर मैं इस वाले कंटेनर में डालता हूं तो ये पूरे कंटेनर के आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। इसी वजह से न तो इसका आयतन निश्चित होता है, न ही इसका आकार निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं आगे से सेकेंड टॉपिक के बारे में। ये हमारा भौतिक वर्गीकरण वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लिखना चाहते हैं प्लाज्मा और बोर्स लिख देता हूं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं छूट रहा है, मैं वो भी लिख देता हूं। ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वे ठोस पदार्थ, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऊर्ध्वपातन के बारे में क्या लिख सकते हैं? ऐसे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं?
ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर इस प्रकार की क्रिया से जो गुजरता है पदार्थ उसी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। वो क्रिया ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। इसलिए ऊर्ध्वपातन को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसको ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में सब्लाइमेशन भी कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सब्लाइमेशन यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी अंग्रेजी नहीं बताई थी तो मैं लिख देता हूँ। MATION, सब्लाइमेशन इसे कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अच्छा, मैं यहाँ से बोर्ड से आगे से हट जाता हूँ, आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप सभी चीजों को नोट कर चुके होंगे। तो अब मैं इसे मिटाता हूं और चलते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पर, जिसे हमने नाम दिया था क्या, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या नाम था, रासायनिक वर्गीकरण। अब ये रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में हम लोगों ने क्या देखा था, पदार्थ के अंदर घुसकर उनके छोटे छोटे कणों के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही रासायनिक वर्गीकरण के भाग में आया था। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहले पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया, शुद्ध पदार्थ। क्या नाम दिया, शुद्ध पदार्थ। अब इसे शुद्ध पदार्थ कहते क्यों है, क्योंकि जब हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ की बात की तो उसमें केवल एक ही प्रकार के कण मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कह दिया, शुद्ध पदार्थ कह दिया। और जब हम लोगों ने इसी तरीके से किसी दूसरे पदार्थ की जानकारी ली तो उसमें कोई बहुत सारे प्रकार के कण मौजूद थे, इसीलिए उन्हें हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर के नाम से जाना। तो अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ की परिभाषा लिखवाने की तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ, क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार की कण उपस्थित हो। या फिर मैं लिख के आपको बता देता हूं, ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण मौजूद हों, एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या फिर एक ही प्रकार के कण उपस्थित होने का मतलब ये भी हुआ, शुद्ध पदार्थ को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, वो भी लिखवा देता हूं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। किस किस भाग में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहले भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, तत्व। तो हम तत्व की परिभाषा, जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, तत्व की क्या परिभाषा हम दे सकते हैं, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जो वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित सॉरी यहाँ पे सही से लिख नहीं रहा है, विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं
किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। मतलब हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसी भी पदार्थ के अंदर जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। इस बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण में आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं तत्व में। अब हम बात करते हैं यौगिक। किसकी बात करते हैं? यौगिक की। यौगिक क्या होता है? यौगिक जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहा जाता है, कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक कहते हैं दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में किसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसे लिखवाएं आपको इसकी परिभाषा थोड़ा आसान लगे जिससे आपको दो या दो से अधिक। एक मिनट चीजों को मैं देख लेता हूं। दो या दो से अधिक तत्वों को भार के एक निश्चित अनुपात में भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ को रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तत्व भाग लेते हैं। यौगिक में तत्व भाग लेते हैं। यौगिक को बनने में तत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब हम यहाँ पे एक और बात समझ सकते हैं कि तत्व ही यौगिक बनाते हैं। तत्व ही क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं H2O पानी, ठीक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हो सकते हैं इत्यादि। मैं लिख सकता हूँ, आप अपना लिख सकते हैं। मीथेन हो जाएगा या फिर NH3 अमोनिया हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे दे सकते हैं, आपके ऊपर है वो लिखना चाहें। इसमें एक और पॉइंट नोट डाल करके आप लिख लीजिएगा, क्या? यौगिक के जो गुण होते हैं, उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक के गुण होते हैं उनके अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। अब ये बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने यौगिक की परिभाषा क्या लिखवाई, ध्यान से समझिए। दो या दो से अधिक तत्वों को भार के किसी निश्चित अनुपात, भार का मतलब होता है वजन, दोनों के वजन को एक निश्चित अनुपात में जब हम लोग रासायनिक संयोग के द्वारा मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। और यौगिक के निर्माण के पश्चात जिन
तत्वों से मिलकर के यौगिक बनाया गया था, उन तत्वों के गुणों को यौगिक के गुणों से अलग पाया जाता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लिख दूं, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस तो और ज्वलनशील होता है, लेकिन जब ये पानी बनता है तो ये बहुत ठंडा हो जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण इसमें तो पाए नहीं गए, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के तत्व हैं और ऑक्सीजन के भी तत्व हैं, और हाइड्रोजन के तत्व ऑक्सीजन के तत्व, या फिर ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसी विक्रिया हो रही होगी, दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से एक निश्चित 2:1 के अनुपात में यह अभिक्रिया करके पानी का यानी जल का जो आप पीते हैं उसका एक यौगिक बनाता है। तो यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे कि यौगिक क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं यहाँ से बोर्ड से आगे से हट जाता हूँ। चलिए ठीक, लिख लीजिए आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग लिख चुके होंगे, तो मैं इसे मिटाता हूँ। आप समझ लेते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होते हैं। तो धातु के बारे में समझते हैं। धातु जिसे बट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तत्व को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक, और यौगिक को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया है। यौगिक को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में, और तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तत्व को पहला भाग क्या होता है, तत्व का जो पहला भाग है उसे हम लोग बोलते हैं धातु, और दूसरा भाग हम बोलते हैं अधातु, ठीक, और थर्ड भाग को हम लोग बोलते हैं उपधातु। धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे हो गया सोडियम, हो गया मैग्नीशियम, हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हैं, धातु हैं। क्या है, सब धातु हैं। अगर मैं अधातु की बात करूं तो अधातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु या फिर नॉन मेटल कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। धातु क्या होता है समझ गए होंगे आप। अधातु क्या होता है इसको भी समझ गए होंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। या फिर आप बोल सकते हैं पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट अधातु होते हैं, एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट धातु होते हैं। आप कितने भी एग्जांपल्स उसमें से लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। पी ब्लॉक के सभी तत्व धातु नहीं होकर के अधातु होते हैं। और यहाँ पे उपधातु में कुछ तत्व ही आते हैं, वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं।
वे तत्व जो धातु के गुण भी रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी क्षमता रखते हैं, अधातु के गुण भी रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी क्षमता रखते हैं, उन्हें इन्होंने नाम दे दिया उप धातु। इसमें क्या क्या आता है? आर्सेनिक आता है AS, गैलियम आता है G, ठीक है। उसके बाद सॉरी गैलियम नहीं, जर्मेनियम, Ga गैलियम होता है, Ge होता है जर्मेनियम। उसके बाद आप ले सकते हैं सिलिकॉन Si, ये सभी के सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं, इत्यादि। क्या हो सकते हैं? इत्यादि। तो हम लोगों ने क्या देखा? धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, या फिर धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? उपधातु कह दिया। अब हम बात करते हैं यौगिक के। यौगिक सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो हमारे 118 तत्व क्या थे? 118 तत्व थे। ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कोई पूछ दिया अगर आपसे कि कितने ज्ञात तत्व है तो आप बताएंगे 118। उसमें से कितने ज्ञात तत्व हैं? इसमें से 118। चाहे यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ज्ञात तत्वों की संख्या जो होती है यहाँ पे, ज्ञात तत्व वह है आपके 118, ठीक है। और आप ज्ञात तत्व के प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? प्रकृति, ठीक। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो प्राकृतिक तत्व है आपके 92, और सभी क्या है? मैन मेड है। 92 तत्व प्राकृतिक है, बाकी सब क्या है? मैन मेड, या फिर आप बोल सकते हैं मानव निर्मित तत्व है सभी के सभी। अब हम बात करते हैं यौगिक को। यौगिक जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यौगिक को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को इन्होंने नाम दिया कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है फर्स्ट भाग को, और सेकेंड भाग को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। इससे पहले आप ऊपर वाला नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आप सभी चीजों को लिख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक से समझने से पहले आप अकार्बनिक को समझ लीजिए। कार्बन के अतिरिक्त, अकार्बनिक का मतलब अकार्बन, अकार्बन के अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त बने सभी यौगिकों को, कार्बन के अतिरिक्त बने सभी यौगिकों को, एक मिनट पैर में कुछ लग गया। कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक को, अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कुछ यौगिक अपवाद हैं, कुछ ऐसे यौगिक हैं जो अपवाद के रूप में पाए जाते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, परंतु मुख्य रूप से जितने भी यौगिक पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर अकार्बनिक यौगिक जिन्हें नाम दिया जाता है, वह सभी के सभी कार्बन के अतिरिक्त ही होते हैं। जैसे AgNO3 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, ये सभी के सभी क्या है? KMnO4 ले लो, ये सभी के सभी जो होंगे ये क्या होंगे? इत्यादि। ये सभी के सभी जो होंगे वो
कार्बन के अतिरिक्त ही पाए जाते हैं। कुछ अपवादिक तत्व होते हैं, परंतु उसको अगले चैप्टर में जब हम आईयूसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर मैं आपको सभी तत्वों के नाम बता दूंगा जो अपवाद के रूप में उपस्थित होते हैं। अभी बता दूंगा तो आप सभी चीजों को भूल जाएंगे और आईयूसी के समय पर आपको जब मैं याद दिलाऊंगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा आईयूसी की चीजें आईयूसी में ही पढ़ी जाए। आईयूसी मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर आप कार्बनिक रसायन कह सकते हैं। तो वे यौगिक जिसमें कार्बन निश्चित रूप से उपस्थित होता है, कार्बन का चिन्ह सी होता है, निश्चित रूप से उपस्थित होता है, उसे, या फिर आप बोल सकते हैं निश्चित रूप से उपस्थित होता है तथा कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन इत्यादि भी उपस्थित होते हैं ऐसे तत्वों को, ऐसे यौगिकों को, यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर कार्बन नहीं है, कार्बन के अतिरिक्त सभी बने सभी यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अगर कार्बन है, निश्चित रूप से उपस्थित है, उसमें से हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ गया, तो इस तरीके से बने हुए तत्वों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। जैसे C2H4 ले लो, C5H10 ले लो, ठीक है, या फिर C5H12 होगा, CnH2n+2 होता है ना, C5H12 हो जाएगा। तो C5H11Cl ले लो, ये हैलोजन है। C5H10O ले लो, ये भी एक कार्बनिक तत्व है। इस तरीके से ढेरों एग्जांपल्स भरे पड़े हैं कार्बनिक, क्योंकि ये पूरा एक ब्रांच है। ये कार्बनिक यौगिक एक पूरा ब्रांच है। इसमें पूरा कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा जाता है, या फिर कार्बनिक रसायन, या फिर कार्बनिक, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये आईयूसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। पूरा एक ब्रांच है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 11th क्लास में आपका ये पढ़ेगा, ये स्टार्ट करूंगा। अगला चैप्टर परमाणु ही है, इसी के बारे में है। और ये जो है कार्बनिक रसायन वाला पार्ट, ये कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ाया जाएगा, जो क्लास 12th में आपका स्टार्ट होता है। कुछ भाग क्लास 11th में है, कुछ भाग क्लास 12th में है। तो अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। समझ लिया कार्बनिक यौगिक? अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख लीजिए।